नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नीतीश कुमार का बयान आया, पूरी दुनिया ने सुना। नीतीश कुमार ने माफी मांगी, सबने देखा। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी का कोई बयान आया क्या? प्रियंका गांधी ने नीतीश के विवादित बोल पर कुछ कहा क्या? केजरीवाल ने कोई बयान दिया क्या? अखिलेश, ममता बनर्जी ने कुछ कहा क्या? जवाब है नहीं, कोई बयान नहीं आया। आप सोच रहे होंगे कि इनमें से किसी का कोई बयान क्यों नहीं आया। जो आप सोच रहे हैं वही बात आज मोदी ने पूरी दुनिया को बता दी। नीतीश कुमार की सोच और अप्रोच क्या है, उनकी मानसिकता कैसी है, यह पूरी दुनिया को समझ में आ गया है। लेकिन नीतीश कुमार को बचाना है, इसीलिए महिला के अपमान के मुद्दे पर भी कांग्रेस को चुप हो जाना है। बस कल्पना कीजिए कि अगर इसी तरह की भाषा बीजेपी के किसी एक मुख्यमंत्री ने बोली होती तो पूरी इंडिया अलायंस की पार्टियां हंगामा खड़ा कर देती, सोशल मीडिया के पन्ने लाल हो जाते, कांग्रेस की पूरी आर्मी उसका नाम ट्रेंड करा देती। लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर नील बटे सन्नाटा है। ऐसा क्यों होता है? अंग्रेजी का एक शब्द है सिलेक्टिव आउटरीच। हिंदी में इसका मतलब है सुविधा अनुसार पॉलिटिक्स कीजिए, स्वादानुसार अपनी बात कहिए। मोदी के विरोधी आजकल सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के विशेषज्ञ कैसे बन गए हैं, इस खास रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। मोदी के दुश्मन कितना नीचे गिरेंगे? क्या वोट के लिए मोदी विरोधी गुट के नेता कुछ भी अनाप शनाप कहेंगे? क्या इंडी अलायंस वाले 2024 तक गंदी बात ही करेंगे? आज मोदी का पारा क्यों गर्म हो गया? विरोधी खेमे को गुस्से में मोदी ने क्या क्या कह दिया, क्यों कह दिया? मोदी ने सिर्फ 3 शब्दों से नीतीश को, राहुल को, ममता को, ठाकरे को, पवार को, पूरे के पूरे इंडी अलायंस को निशब्द कर दिया। जानते हैं मोदी के वो 3 शब्द क्या हैं? वो 3 शब्द हैं, कितने नीचे गिरोगे, कितने नीचे गिरोगे, कितने नीचे गिरोगे, कितने नीचे गिरोगे। मोदी को ये 3 शब्द क्यों कहने पड़े? प्रधानमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा? इंडी अलायंस वाले भद्दी बातें करते हैं। ये गमंडिया गठबंधन ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। मोदी ने ये क्यों कहा? इंडी अलायंस वालों को शर्म नहीं आती? कोई शर्म नहीं है उनको, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। इंडी अलायंस ने ऐसा क्या कर दिया कि मोदी को कैमरे पर आकर कहना पड़ा, दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो? और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो, देश की बेइज्जती करा रहे हो। 23 के चुनावी सीजन में 24 से ठीक पहले मोदी को सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन उनके विरोधियों ने ही पकड़ा दिया है। बीजेपी ने इंडी अलायंस के एक चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया है। जानते हैं वो नेता कौन है? नाम पढ़ लीजिए, नीतीश कुमार। गलत वजहों से ट्रेंडिंग है। ये वही नीतीश बाबू है जिन्होंने मोदी विरोधी गुट को खड़ा किया, मगर अब खुद कटघरे में आकर खड़े हो गए। ये वही नीतीश कुमार है जिन्हें देश की सियासत में पहले पलटू राम, फिर कुर्सी कुमार का नाम मिला, मगर अब बीजेपी के नेता उनके नाम के आगे अभद्र, अश्लील और न जाने क्या क्या फिट कर रहे हैं। सवाल है क्यों? जवाब नीतीश के 2 बयानों में छिपा है। नीतीश का पहला बयान बिहार विधानसभा में आया, दूसरा विधान परिषद में आया। दोनों ही जगह चर्चा जनसंख्या वृद्धि पर हो रही थी, लेकिन दोनों ही बार नीतीश की लाइन लेंथ बिगड़ गई। मोदी की भाषा में कहें तो बिहार विधानसभा में नीतीश कितना नीचे गिरे, स्त्री पुरुष के संबंधों पर क्या कहा, पहले इसका सैंपल नंबर 1 देखिए। अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सर्दियां होता तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में
तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। थोड़ी देर बाद नीतीश का एक और वीडियो आया। वो इसमें थोड़ा और नीचे गिरे। पहले वीडियो की तुलना में दूसरे वीडियो का स्तर और भी नीचा था, काफी भद्दा था। आप भी सुनिए। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ तो रतवा में सुतता है तो अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है, बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है। देखते ही देखते पूरे देश में बिहार चर्चा का विषय बन गया। बिहार विधानसभा हर प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगी और जैसे ही नीतीश कुमार को भनक लगी, जैसे ही उन्हें अंदाजा लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने कैमरे पर आकर माफीनामा पढ़ दिया। मैं माफी मांगता हूं अरे बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। माफीनामा भी एक बार नहीं, 2 बार पढ़ा। एक बार पत्रकारों के सामने, दूसरी बार बिहार विधानसभा में। निंदा करता, लेकिन विधानसभा वाला माफीनामा पढ़ते वक्त नीतीश बाबू ने टोपी कहीं और ही ट्रांसफर कर दी। ऐसा लगा नीतीश ने यह माफी दिल से नहीं मांगी, मजबूरी में मांगी, सियासी वजहों से मांगी। गांव के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करे, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। नीतीश कितनी बार माफी मांगेंगे, किस किस बात पर माफी मांगेंगे, क्योंकि बकौल बीजेपी उधर वो कैमरे पर दिखावटी माफी मांगते हैं, इधर नीतीश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह नीतीश के विवादित बोल को ही डिफेंड करने लगते हैं। ये तक कहने लगते हैं कि नीतीश कुमार ने गलत क्या कहा, ठीक ही तो कहा। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इसमें नया ट्विस्ट दे देते हैं। नीतीश के विवादित बोल को शिक्षा से जोड़कर मोरल हाई ग्राउंड ले लेते हैं। आपत्तिजनक सदन में बयान नहीं, हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कोई विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए। मैंने सोचा कि कहीं गलती से मुंह से निकल गई, विधानसभा में बोले
उसके बाद जाके विधान परिषद में बोले तो ये गलती नहीं हो सकती है। गलती अकस्मात किसी से शब्द का चूक हो सकता है, लेकिन विधानसभा में बोलने के बाद घंटों बाद जाके विधान परिषद में बोलना ये गलती नहीं, ये कहीं न कहीं मर्यादा का हनन और मानसिक बीमारीपन का लक्षण है। संविधान के अंदर प्रावधान है कि कोई मानसिक बीमार आदमी, दिवालिया आदमी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकता। महिलाओं पर नीतीश की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पूरे देश में सियासी भूचाल आ चुका है, मगर ऐसा लग रहा है कि इंडी अलायंस ने नीतीश के विवादित बोल को अपनी मौन स्वीकृति दे दी है। सैंपल देखिए, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश जाती हैं, चुनावी रैली करती हैं, संसद से पास हुए महिला आरक्षण बिल को इवेंट बाजी कहकर मोदी पर ताना मारती हैं, लेकिन महिलाओं पर दिए नीतीश के विवादित बयान पर कुछ नहीं कहती। राहुल छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा करते हैं, मगर नीतीश के वायरल ऑडियो पर चुप रहते हैं। कमोबेश ऐसा ही सन्नाटा इंडी अलायंस से जुड़े हर नेता की टाइमलाइन पर दिखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसीलिए प्रधानमंत्री को कैमरे पर आकर कहना पड़ा, महिलाओं के उत्थान की बात करने वाले इंडी अलायंस का असली चेहरा देश को बताना पड़ा। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। नीतीश कुमार ने स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर जो कुछ भी कहा, वो वैसे तो बिहार के संदर्भ में था, लेकिन बीजेपी ने इसे अब एक नेशनल मुद्दा बना दिया है और ऐसे संवेदनशील विषय को, महिलाओं पर नीतीश के विवादित बोल को देश की महिलाओं के बीच पहुंचाने का काम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। बीजेपी अब जगह जगह यही पोस्टर घुमाएगी, मोदी के इन शब्दों को वो घर घर लेकर जाएगी। नीतीश ने क्या कहा, बीजेपी हर महिला को बताएगी। एक लाइन में कहें तो 2023 के चुनावी सीजन में और 24 से पहले इंडी अलायंस ने बैठे बिठाए मोदी को सबसे बड़ा मुद्दा दे दिया है और चुनावी रैलियों में नीतीश के महिला विरोधी बयान के बहाने मोदी महिला वोटर्स के बीच अपनी सियासी लाइन खींच चुके हैं। ये लाइन क्या है, अब ये समझिए। 2019 में देश में 43 करोड़ 80 लाख महिला वोटर्स थीं और इस वक्त पूरे देश में महिला वोटर्स की संख्या 46 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। यानी 19 से लेकर अब तक
5% से ज्यादा महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। ये वही महिला वोटर्स हैं जिन्हें मोदी का साइलेंट वोट बैंक कहा जाता है। इन्हीं साइलेंट वोटर्स ने 19 के चुनाव में मोदी को प्रचंड जीत दिलाई थी। सोचिए, 2004 में जिस बीजेपी को 22% महिला वोटर्स का साथ मिला था, उसी बीजेपी को 2019 में 36% महिला वोटर्स ने वोट दिया। मोदी ने इसीलिए नीतीश के महिला विरोधी बयान को सीधे उन्हीं महिलाओं के बीच पहुंचा दिया और ऐसा करके मोदी ने 24 भी साध लिया और 23 के लिए भी अपना महिला वोट बैंक मजबूत कर लिया। इसे भी कुछ नंबर से समझिए। इस बार मध्य प्रदेश में 2,72,00,000 महिला वोटर्स हैं। 2018 के एमपी चुनाव में 230 में से मध्य प्रदेश की 52 सीटें ऐसी थीं जहां महिला वोटर्स ने टर्नआउट के मामले में पुरुष वोटर्स को पछाड़ दिया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2018 में जहां जहां महिला वोटर्स का टर्नआउट ज्यादा था, वहां वहां बीजेपी को जीत मिली। मोदी ने इसीलिए मध्य प्रदेश में सीधे महिलाओं के बीच जाकर नीतीश और इंडिया अलायंस की पोल खोली है और बीजेपी ने इसे 23 के चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। ऐसा शर्मनाक बयान नीतीश कुमार जी का इंडी अलायंस में जाने के बाद, ऐसा लगता है राजद के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट के बाद अब कोई नीतीश कुमार जी को उनका पीछे का जो भी शासनकाल रहा है सब डिलीट मार देगा, सोचेगा भी नहीं उसके बारे में। इतनी अमर्यादित टिप्पणियां बहन बेटियों को लेकर के, पता नहीं क्या उनके दिमाग में था। पहली बार तो मैं जब उनको बोलते सुना ना, तो मुझे लगा कि नीतीश कुमार जी के वीडियो पे किसी ने ऑडियो पेस्ट कर दिया हो, ऐसा मुझे लगा। मगर जब लोगों के फोन आने लगे इस पे बाइट देने के लिए, प्रतिक्रिया के लिए, तब लगा कि अरे ये रियल बाइट है। और सदन के फ्लोर पे फिर मुझे लगा कि नीतीश कुमार जी अब वो नीतीश कुमार रहे नहीं, अब वो एक गौन केस है। इसी तरह राजस्थान में इस बार 2,53,00,000 से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। एक ताजा सर्वे में राजस्थान के 31% लोगों ने माना है कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम मोदी सरकार ने ही किया है। 19 को ही ले लें तो राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें एनडीए ने जीती थीं। उसमें भी महिला वोटर्स का अहम रोल था। ठीक इसी प्रकार तेलंगाना में भी इस बार 1,52,00,000 से ज्यादा महिला वोटर्स हैं और 2019 में तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। उसमें भी महिला फैक्टर का बड़ा रोल था। इन आंकड़ों से साफ है कि महिलाओं पर इंडी अलायंस के नीतीश कुमार का विवादित बयान न सिर्फ 24 में मोदी विरोधी गुट को भारी पड़ेगा, बल्कि 23 में भी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां की महिला वोटर्स भी मोदी के पाले में जाएंगी। महिला विरोधी बोलने वाली पार्टियों और अलायंस को ही हराएंगी। इट इज अ डर्टी थिंकिंग। और आपने क्या माफी मांगा? अगर बुरा लगा है तो मतलब अभी भी आप दिल से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सदन के पटल पर महिलाओं के बारे में सबसे शर्मनाक बातें कही हैं। उनके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो तो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। ये क्या लोकतंत्र कोई मजाक है क्या? नीतीश कुमार जी, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और आपने लोक लाज को शर्मसार किया है और आपकी माफी ईमानदार नहीं है। अपनी भाषा के बारे में उन्होंने खुद ही माफी मांगी है कि उनको अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो जब एक बार उन्होंने माफी मांग ली, अपनी गलती का एहसास उनको हो गया, तो उस मामले को ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और वहाँ जो विपक्ष है वो इसी इंतज़ार में रहती है कि कैसे इस सरकार को कमज़ोर किया जाए। बीजेपी को तो सरकार चाहिए, हुकूमत चाहिए, चाहे जैसे मिल जाए। उनको लगता है कि उनके इस्तीफा देने से उनकी सरकार बन जाएगी। चुनावी रैली से लेकर ट्विटर की टाइमलाइन तक
मोदी ने इंडी अलायंस की सारी उम्मीदों को उन्हीं के नेता की एक गलती से झटके भर में पंक्चर कर दिया। और मोदी के पास ऐसे एक नहीं कई सारे वेपन आ चुके हैं। मोदी ने गिन गिनकर सब बताए हैं। मसलन बुधवार सुबह से ही कांग्रेस 8 नवंबर को ब्लैक डे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स नोटबंदी वाला पोस्टर लेकर ट्विटर पर रो रहे हैं, मोदी को ही कोस रहे हैं। प्रियंका ने इंदौर में रोड शो निकाला तो वहां भी मोदी को ही ताना मारा। राहुल छत्तीसगढ़ पहुंचे तो वो भी नोटबंदी वाला टेप ऑन करके बैठ गए। चुनाव जीत लिया, रोज हवाई जहाज में उड़ते हो, करोड़ों रुपए के सूट पहनते हो, हर रोज नया सूट पहनते हैं मोदी जी। आज आप लोग नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है, नोटबंदी, जीएसटी, इसने जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। और जब मोदी कैमरे पर आए तो 2 मिनट में कांग्रेस का सारा एजेंडा पंक्चर कर डाला। पूछ डाला 8 नवंबर आते ही कांग्रेस बिलबिलाने क्यों लगती है। और फिर देशवासियों को आज की तारीख भी याद है जब भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। जो लोग नोटे के गद्दों पर सोते थे उनकी नींद उड़ गई थी और देश का गरीब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होते देख मोदी का जय जयकार कर रहा था। इसलिए आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिलबिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर हैं, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। क्या मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए? भ्रष्टाचारियों ने जो लूटा है वो देश को वापस मिलना चाहिए? जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये आपके आशीर्वाद है ना? मुझे यही आशीर्वाद मेरी ताकत है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ही आपने मुझे इस सेवा के लिए जन्म दिया है। और इस वक्त गजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों और इजराइल की सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इजराइल की सेना गजा शहर के बीचों बीच पहुंच गई है और यहां वो हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांडर्स को टारगेट कर रही है। कहा जा रहा है कि यह युद्ध अगले 48 घंटे में खत्म हो सकता है, क्योंकि हमास का ओवरऑल नंबर 2 और गजा के सबसे बड़े नेता याह्या सिनवार को घेर लिया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि याह्या सिनवार को पकड़ने के लिए या खत्म करने के लिए सुरंगों में ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि अगर सिनवार मारा गया तो युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ने लगेगा। इजराइल की आर्मी जब हमास के नंबर 2 को मार रही है तो हमास के आतंकवादी किसकी जान के पीछे पड़े हैं? भारत किसकी जान बचाने में लगा है? भारत इस युद्ध में निर्दोषों की जान बचाने का कौन सा फॉर्मूला तैयार कर रहा है? युद्ध नीति और कूटनीति दोनों आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को फोन लगाया। पाकिस्तान ने हमास को बुलाया। मोदी फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हमास का सजदा कर रहा है। मोदी के लिए जंग रुकवाना जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जंग में आतंक की सप्लाई जरूरी है। भारत 2 स्टेट्स की बात करता है, पाकिस्तान यहूदियों का खात्मा चाहता है।
मिडिल ईस्ट की इस जंग में पाकिस्तान के बैड कैरेक्टर का एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तान हमास के उन आतंकियों का साथ दे रहा है जो खुद अपने ही देश के सबसे बड़े नेता की हत्या करने पर तुले हैं। ये वीडियो आज पूरी दुनिया में वायरल है। कहा जा रहा है कि ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के असैसिनेशन की कोशिश है। हालांकि इस हमले में महमूद अब्बास बच गए, लेकिन उनका एक बॉडीगार्ड मारा गया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर आतंकवादियों ने यह ताबड़तोड़ फायरिंग की है। हमले की जिम्मेदारी सन्स ऑफ अबू जंदाल नाम के आतंकी संगठन ने ली है। यह भी फिलिस्तीन का ही आतंकवादी संगठन है। इसने महमूद अब्बास को इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। और कल इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद अब्बास के काफिले पर यह हमला किया गया। आपको इस मैप के जरिए विस्तार से समझाते हैं कि यह मुद्दा है क्या। पहले आप ये समझ लीजिए कि फिलिस्तीन और हमास अलग अलग हैं। हमास का फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं, फिलिस्तीन के दो हिस्से हैं। पहला है गाजा पट्टी और दूसरा है वेस्ट बैंक। गाजा पट्टी पर हमास का शासन है। गाजा पट्टी भी 2006 तक पीएलओ के अंडर ही आती थी, लेकिन 2006 में हमास चुनाव जीता और उसने गाजा पट्टी से अब्बास और उनकी लीडरशिप को भगा दिया और खुद गाजा पर कब्जा करके बैठ गया। तब से गाजा पट्टी को हमास चलाता है, जबकि महमूद अब्बास समेत पीएलओ की सारी लीडरशिप वेस्ट बैंक में बैठती है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले को महमूद अब्बास ने कभी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि ये तक कहा गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति से बातचीत में उन्होंने इस हमले की निंदा की। इसी वजह से हमास महमूद अब्बास से नाराज है और यह कहा जा रहा है कि उसी ने यह हमला करवाया है। यानी फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के हित की बात पीएलओ करता है, हमास नहीं। हमास सिर्फ फिलिस्तीनियों के नाम पर अरबों डॉलर की विदेशी मदद का फायदा उठाता है, इजराइल पर आतंकी हमले करवाता है। खुद हमास के नेता गाजा पट्टी में नहीं रहते, बल्कि दूसरे अरब मुल्कों में बड़े ऐश से रहते हैं, जबकि महमूद अब्बास जैसे पीएलओ के लीडर वेस्ट बैंक में ही रहते हैं। यहां तक कि इस पूरे मौजूदा संकट में अमेरिका भी सीधे महमूद अब्बास से बात कर रहा है। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मिलने के लिए वेस्ट बैंक गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद महमूद अब्बास से बात की थी। 19 अक्टूबर को मोदी ने इसकी जानकारी दी थी। मोदी का स्टैंड पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह से क्लियर है। भारत हमास के आतंकवाद की निंदा करता है और हमास के आतंकवादियों के खात्मे का समर्थन करता है। भारत इजराइल फिलिस्तीन के विवाद पर अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। पुराना स्टैंड यह है कि भारत 2 स्टेट के सिद्धांत को मानता है, यानी फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन और यहूदियों के लिए इजराइल। नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। 6 नवंबर को उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी बात की थी और उस बातचीत में मोदी ने मौजूदा घटना को इजराइल फिलिस्तीन नहीं, बल्कि इजराइल हमास विवाद बताया था। और यही सच्चाई भी है। जरूरत है कि ये युद्ध रुके, गाजा में मानवीय मदद पहुंचे और शांति कायम हो, और यही मोदी ने कहा। यानी मोदी फिलिस्तीन के साथ हैं, हमास के साथ नहीं। जबकि मोदी के दुश्मन हमास के साथ हैं, उन्हें भी फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं है। अब मोदी के दुश्मन चाहे भारत में बैठे हुए मौलाना हो या विरोधी हो या फिर पाकिस्तान के धार्मिक और मुस्लिम नेता हो, सबूत आपके सामने है। पाकिस्तान के नेता और मौलाना हमास के नेताओं के दरबार में जा जाकर सजदा कर रहे हैं। अब एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहले पाकिस्तान की पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान कतर गए और वहां उनकी मुलाकात हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया से हुई। इसके बाद फजलुर रहमान कतर में ही हमास के फॉरेन पॉलिसी ब्यूरो के हेड खालिद मशाल से मिले।
ये दोनों नेता कतर में बैठे बैठे ही गाजा पट्टी में हमास को चलाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के पीछे पीछे पाकिस्तान के जमात इस्लामी के चीफ सिराजुल हक भी कतर पहुंच गए। उनकी भी इस्माइल हानिया और खालिद मशाल समेत हमास के सारे आतंकी हेड से मुलाकात हुई। पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि वो इस वक्त हमास के साथ खड़ा है। वो ये नहीं दिखाना चाहता कि वो फिलिस्तीन के साथ है, बल्कि वो हमास के साथ दिखना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान के चुनावी मौसम में हमास के नेताओं की रैलियां भी हो रही हैं। हमास के हेड इस्माइल हानिया की पाकिस्तान में 3 वर्चुअल रैलियां हो चुकी हैं। इसी तरह से हमास के नंबर 2 खालिद मशाल की 5 रैलियां हो चुकी हैं, जबकि हमास के दर्जन भर आतंकी पाकिस्तान में रहकर इन रैलियों में शामिल होते हैं। अगर वो ये फैसला कर सकता है कि अपने अफगान भाइयों को मुल्क से जनाब वापस अफगानिस्तान में भेजा जाए, तो वो ये फैसला क्यों नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी फौज को फलस्तीन में मदद के लिए, अगर वो समझता है कि पाकिस्तान के हक में ये बेहतर है कि उनको अपने मुल्क वापस भेजा जाए, तो मैं अर्ज करता हूं कि जनाब इस्लाम के हक में बेहतर है कि दुनिया की बेहतरीन फौज को फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए भेजा जाए। पाकिस्तान में यही हो रहा है। देश में चुनाव होने हैं तो रैलियों के लिए हमास के नेताओं को बुलाया जा रहा है। इस बार वहां चुनाव फिलिस्तीन इजराइल के नाम पर लड़ा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि युद्ध रुकवाने के लिए भी भारत की जरूरत पड़ रही है। खुद ईरान की तरफ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की गई तो यह कहा गया कि वो इस युद्ध में सीज फायर करवा दें। यह सुनकर पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। वो दिन रात अपने नेताओं को कोस रहे हैं। क्या किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी लीडर से बात की है? और क्या बात करनी है? इंडिया की कैपेसिटी जो है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन को काउंटर कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकता है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन मैनेज कर सकता है। वो कहते हैं जी हम ये भेजेंगे वो भेजेंगे, क्योंकि इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री, एंड पर्टिकुलरली जी हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है हमारे पास और ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों खामोश है? मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की लीडरशिप है उन्होंने किन्ने किया है कि तुसी बिल्कुल खामोश हो जाओ, और उनको किसने कहा है कि आप जो है वो जो है ना बोले ही ना। और मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो ही इज़ हैप्पी टू टॉक टू एनीवन बट नॉट द पाकिस्तानी लीडरशिप। एक केयर टेकर गवर्नमेंट उसकी वैल्यू को नहीं, उसको तो होस्ट को नहीं करना चाहता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की फ़लस्तीन क्या पाकिस्तानी किसी लीडर की फ़लस्तीन के सदर से बात हुई है? नहीं। इजराइल से हम बात कर नहीं सकते। जॉर्डन में किसी से बात हुई है? इजिप्ट में किसी से बात हुई है? यूएई में किसी से बात हुई है? इन तमाम मुल्कों में नरेंद्र मोदी की बात हुई है और पाकिस्तान लीडरशिप बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ द रडार है। पाकिस्तानियों को समझना होगा कि आज दुनिया में मोदी और भारत दोनों की पोजीशन पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। पाकिस्तान न कहीं टिकता है, न ठहरता है, न दुनिया पाकिस्तान पर भरोसा करती है और न कोई रिश्ता रखना चाहती है। दूसरी तरफ भारत है जिस पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। कहाँ गए वो 52 मुल्क मुसलमानों के? सर समझिए मेरी बात को, आज कहाँ है वो 52 मुल्क? कहाँ गया सऊदी अरेबिया? कहाँ गया पाकिस्तान? कहाँ गए और सारे ममालिक मुसलमानों के? आज ईरान फोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और खात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं, कि ये इंडिया का पूरी दुनिया के साथ तल्लुकात बेहतर हैं। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, उस न्यूज़ में बताया गया कि जो फोन आया मोदी जी को, उस फोन में ईरान के जो वजीर आजम या सदर हैं उन्होंने ये बात की है कि मोदी जी आपका मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, तो आप चाहें तो इस जंग को खत्म, मैं सर जो बात करना चाह रहा हूं उसे पकड़िए आप चाहें तो इस जंग को खत्म कर सकते हैं। अब हम पाकिस्तानी जो सारा दिन अपने टीवी पे, अपने चैनल्स पे, हर जगह पे दिखाते हैं कि इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है, उधर ये बताया जा रहा है कि इंडिया का मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। ये ईरान कह रहा है। पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है इस्लामिक ममालिक की,
इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब यह कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ। देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावर G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब यह कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं ना। पाकिस्तानियों को भी यह समझ में आ रहा है कि भले ही उनके मुल्क में फिलिस्तीन के नाम पर हमास के साथ खड़े होने के जितने भी नारे लग जाएं, लेकिन वो इस युद्ध को ना तो रुकवा सकते हैं और ना ही इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं।